हाय एवरीवन, मेरा नाम है जयश्री मुंद्रा एंड आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 हीट। एंड इस वीडियो में फुल चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं, सो बहुत ज़्यादा पेशेंस लेकर के बैठो, खाना पीना करके ही बैठो, जैसे कि वीडियो बीच में स्किप करके ना चले जाओ। फुल चैप्टर वीडियो की आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि फुल चैप्टर मैंने लिखा है, सो थंबनेल देख करके ही क्लिक किया है। इस वीडियो में फुल चैप्टर कंप्लीट करके ही जाना है। बुक, कॉपी, नोटबुक, वाटर बॉटल सब लेके अभी से ही आ जाओ वीडियो पॉज करके, ठीक है, सो दैट यू कैन स्टे कॉन्सेंट्रेटेड, यू कैन स्टे फोकस्ड and you can complete this chapter along with me by watching this video. Okay, so without any further ado, let's get started. What is heat? So notes भी साथ साथ बनाते चले जाना, जिससे कि आपका टाइम सेव हुआ एंड बाद में आप लर्न कर सको, ठीक है। सो व्हाट इज हीट? हीट एक्चुअली में है क्या? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट मेक्स द सब्सटेंस हॉट। हीट एक तरीके की एनर्जी है जो चीज़ों को गर्म करती है, ठीक है। सिंपल, हीट मीन्स क्या? गरम, राइट। सो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अभी साइंटिफिकली हम लोग अगर साइंस की भाषा में सेंटेंस बोले या डेफिनेशन बोले, सो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट मेक्स द एनर्जी और एनर्जी वॉट एवर दैट मेक्स द सब्सटेंस हॉट। ओके, नाउ जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। चाय, हीट अगर अप्लाई करते हैं तो चाय गर्म हो जाती है गैस बर्नर पे, राइट। नाउ टेम्परेचर, सो ये हीट, टेम्परेचर, ये सब जो वर्ड्स है ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है लाइफ में, हम लोग रियल लाइफ में यूज़ करते रहते हैं, राइट। हीट के बारे में, टेम्परेचर के बारे में भी जनरली टॉक। द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो टेम्परेचर किसे कहते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट का डिग्री ऑफ हॉटनेस, कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कितना ज़्यादा गर्म है या फिर कितना ज़्यादा कोल्ड है, यानी कि कितना ज़्यादा ठंडा है, ठीक है। उसके हिसाब से जो भी हम कहते हैं, जैसे कि अगर कोल्ड कॉफ़ी, सो कोल्ड कॉफ़ी मीन्स वो बहुत ज़्यादा ठंडा है, राइट। एंड अगर हॉट कॉफ़ी की बात की जाए तो वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। सो ये दोनों क्या है? टेम्परेचर, राइट। अ हाई टेम्परेचर indicates the object is hot and low temperature indicates the object is cold। ये तो एकदम कुछ भी इसमें समझाने वाली बात नहीं है। अगर हाई है तो हॉट है, लो है तो कोल्ड है, ठीक है। एग्जाम्पल, द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर इज क्वाइट हाई एंड दैट ऑफ मेल्टिंग आइस इज क्वाइट लो। सो बॉइलिंग वाटर का जो टेम्परेचर वो बहुत ज़्यादा हाई होता है एंड मेल्टिंग आइस जो पिघल रही है बर्फ, उसके जो टेम्परेचर वो बहुत ही ज़्यादा लो होता है, राइट। सो ये एक एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हो। सो यहाँ पर ये वाली लाइन एंड ये वाला एग्जाम्पल जो है वो आप लिख लेना अपने नोटबुक में। ओके, थर्मोमीटर। सो नोट्स जो है आप अभी बनाते ही जाओ, मैं सजेस्ट करूँगी नोट्स बिना पढ़ाए बनाए मत पढ़ो, एंड बुक में भी मार्किंग्स कर सकते हो जैसे आपको सुविधा हो। या फिर हाँ, ये तो साइंस है तो आप बुक में नोट्स, मतलब नोट्स अलग नहीं बना करके बुक में मार्किंग्स कर लो। ओके, बुक में भी सेम आपको मिल जाएगा थ्योरी, तो बुक में मार्क कर लो एंड फिर डायरेक्टली लर्न कर लेना, भी समझ लो। और हाँ, अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेरीज हो, फील फ्री टू आस्क यूजिंग द कमेंट बॉक्स बिलो। यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विथ मी बाया इंस्टाग्राम @me जयश्री मुंद्रा। ऑल राइट। टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड थर्मोमीटर। सो टेम्परेचर जो है एक इंस्ट्रूमेंट यूज करके मेजर करते हैं एंड उसे ही कहते हैं थर्मोमीटर। ये तो हमें मालूम है। थर्मोमीटर क्यों यूज़ करते हैं? थर्मोमीटर से हम लोग टेम्परेचर नापते हैं। किसी को फीवर हो जाता है तो वी पुट अ थर्मोमीटर टू सी टेम्परेचर कितना है, 100 है कि 102 एंड ऑल। सो इसका मतलब है कि फीवर है, क्योंकि नॉर्मली बॉडी टेम्परेचर बहुत ही लो होता है। नाउ थर्मोमीटर हैज़ अ स्केल मार्क्ड ऑन इट विच इज़ यूज टू राइट द टेम्परेचर। सो थर्मोमीटर किस तरीके का होता है? इस तरीके का थर्मोमीटर होता है, राइट। उसमें एक इस तरीके का स्केल होता है जिसमें टेम्परेचर जो है वो दिया हुआ रहता है, 100, 101 एंड सो ऑन। एंड उसके अंदर मर्क्यूरी होती है। द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विद इट्स यूनिट। सो जो भी टेम्परेचर हो हमेशा उसकी यूनिट के साथ कहना है, जैसे कि अगर डिग्री सेल्सियस हो तो डिग्री सेल्सियस या फिर फ़ारेनहाइट, दोनों ही यूज़ करते हैं, केल्विन, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस। द मोस्ट कॉमन यूनिट फॉर मेजरिंग टेम्परेचर इज डिग्री सेंटीग्रेड और सेल्सियस। कंफ्यूज मत होना, या तो सेल्सियस या फिर सेंटीग्रेड, दोनों ही एक बात है। सो द टेम्परेचर जो है ऑब्जेक्ट का वो हमेशा यूनिट के साथ मेजर करना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में भी अगर 100 डिग्री सेल्सियस है तो 100 डिग्री सेल्सियस लिखना है। 100 लिख करके छोड़ोगे तो मार्क्स जीरो मिलेगा या हाफ मार्क्स तो काट ही लेगा एग्जामिनर। सो बिना मतलब में मार्क्स लूज करके क्या फ़ायदा? हमेशा टेम्परेचर यूनिट इंपॉर्टेंट है, चाहे वो साइंस हो चाहे वो मैथ्स हो। यूनिट्स आर ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मैथ्स में भी किलोमीटर, हेक्टोमीटर, जो भी यूनिट है वो आपको मेंशन करनी है। साइंस में भी जो यूनिट है वो आपको मेंशन करनी है। चलो, लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्लिनिकल थर्मोमीटर। सो थर्मोमीटर क्या है वो तो हमें मालूम पड़ गया। अब क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या है वो पढ़ते हैं। इट इज़ द थर्मोमीटर विच इज़ यूज फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। सो क्लिनिकल थर्मोमीटर वो थर्मोमीटर जिसे हम यूज़ करते हैं ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, राइट। जो घरों पे हम लोग टेम्परेचर यूज़ करते हैं, एक तो होता है डिजिटल थर्मोमीटर और एक होता है नॉर्मल सा जो कांच का होता है, वो होता है एक थर्मोमीटर। सो वो दोनों थर्मोमीटर जो है
उसे ही कहते हैं, जिसे हम ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करें उसे कहते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर. दिस थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग ग्लास ट्यूब विद अ थिन एंड यूनिफॉर्म बोर. सो ये कुछ इस तरीके का होता है. ओके, जिसमें एक बहुत ही पतली सी लॉन्ग एक ग्लास ट्यूब होती है, उसके अंदर एक यूनिफॉर्म बोर रहता है जिसमें मर्क्यूरी होती है. Right, there is a glass bulb at one end of the glass tube which consists of mercury. So उसमें mercury होती है एक end में. Just above the bulb containing mercury, a clinical thermometer has a kink in its glass tube. So यहाँ पर एक छोटी सी ऐसे kink बनी होती है जिससे कि mercury flow ना करे, outflow, to prevent the backflow of mercury into the thermometer bulb when the thermometer bulb is removed from the mouth of a patient. So जब आप यहाँ पर पेशेंट के माउथ से थर्मोमीटर निकाल देते हो, सो मर्क्यूरी जो है वो अपने आप पीछे ना चला जाए, वापस से दोबारा टेम्परेचर कम ना हो जाए खुद से, इसीलिए यहाँ पर एक किंक बना हुआ है. किंक मीन्स इस तरीके का. ठीक है, अगर कोई चीज़ इस तरह से सीधी है सो वो निकालते ही मर्क्यूरी डाउन हो जाएगा, लेकिन अगर किसी चीज़ में इस तरीके से किंक बनी हुई है सो वो नीचे नहीं जाएगा. राइट, सो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. क्लिनिकल थर्मोमीटर पे शॉर्ट नोट्स वगैरह आ सकते हैं, सो आप अच्छी तरह से इसे लर्न करोगे कैसे. पहले अच्छी तरह से समझ लो, उसके बाद टाइम दो. अच्छी तरह से टाइम दोगे तो लर्न होगा ही, एंड अगर भागोगे पढ़ाई से तो फिर लर्न नहीं होगा. सिंपल सा लॉजिक है इसमें. ठीक है, आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, बोरिंग है, ये है वो है. टाइम दोगे तो इंटरेस्ट अपने आप आएगा ना, सो टाइम दो. ओके, समझो अभी अच्छी तरह से, उसके बाद मन लगा के लर्न करो. ऐसे स्लॉट एक फिक्स कर लो कि 6 से 7 बजे आपको ये लर्न करना है, चाहे कुछ भी हो जाए. सो 1 घंटा आपने अगर अलॉट कर दिया इस चैप्टर के लिए, सो बस लर्न हो गया, उसके बाद जो करना है करो. लेकिन लर्न करते वक्त अगर सोचोगे कि खेलने जाना है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी. ओके, एक और लाइन है यहाँ. द स्किंक प्रिवेंट्स द मर्क्यूरी लेवल इन द थर्मोमीटर ट्यूब फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन. एज आई सेड कि स्किंक की वजह से मर्क्यूरी जो है वो अपने आप नीचे नहीं आता है, सो वी हैव टू लाइक स्प्रेड इट, या फिर हम ठंडा पानी डालते हैं जिससे कि मर्क्यूरी जो है वो वापस नॉर्मल हो जाए. सो रीडिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर, हम लोग थर्मोमीटर जो होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर वो कैसे पढ़ते हैं. क्लिनिकल थर्मोमीटर पे शॉर्ट नोट आ सकता है, सो वो पहली जो स्लाइड है उसमें जो भी कंटेंट है वो आप लिख सकते हो या फिर बुक में मार्किंग्स करके पढ़ सकते हो. देयर आर फॉलोइंग स्टेप्स टू रीड द टेम्परेचर ऑन अ थर्मोमीटर. ओके, सो कुछ स्टेप्स हैं जो कि थर्मोमीटर में जो टेम्परेचर है उनको पढ़ सकते हैं हम लोग. Step 1, firstly, wash the thermometer with an antiseptic solution, and if in case the antiseptic solution is not available, then wash it with clean water. सबसे पहला है थर्मोमीटर को एक एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से अच्छी तरह से धोना है. ओके, एंटीसेप्टिक क्यों? क्योंकि अगर उसमें बैक्टीरिया है तो वो पेशेंट मतलब जो भी वो थर्मोमीटर लेंगे या लगाएंगे उनकी बॉडी में चला जाएगा, एंड उसकी वजह से बीमारी और बढ़ जाएगी. थर्मोमीटर कब यूज़ करते हैं? जब किसी को फीवर हो. सो अगर बीमार हो या फिर किसी को फीवर है तो इम्यूनिटी ऑलरेडी लो है, उसके ऊपर अगर कोई बैक्टीरिया चला जाए तो इम्यूनिटी लो होने की वजह से रिएक्शन या तबीयत और ख़राब हो सकती है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी हाइजीनिक एवरी टाइम, एंड स्पेशली जब आप पेशेंट के अराउंड हो, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो एंटीसेप्टिक सोल्यूशन यूज़ करके उसे अच्छी तरह से वॉश कर देना है. एंड एंटीसेप्टिक सोल्यूशन अगर नहीं है तो फिर अच्छे साफ पानी से धो, जिससे कि वो पूरा साफ रहे, उसमें कोई भी गंदगी बैक्टीरिया कुछ भी ना हो. ओके, स्टेप नंबर 2, तो ये जो है आपको लर्न नहीं करना, ये आपको समझना है एंड फिर आप अपनी लैंग्वेज में लिखो. यहाँ पर वही है, अपनी लैंग्वेज में लिख डालना है बस. सो जेंटली होल्ड द थर्मोमीटर ट्यूब इन योर हैंड एंड गिव इट अ जर्क इन सच अ वे दैट द मर्क्यूरी थ्रेड इन थर्मोमीटर ट्यूब फॉल्स बिलो द रीडिंग ऑफ 35 डिग्री सेल्सियस. सो जेंटली पकड़ना है बिकॉज वो ग्लास का होता है, अगर आप बहुत टाइट पकड़ोगे सो इट विल ब्रेक. सो व्हाट यू नीड टू डू, जेंटली होल्ड द थर्मोमीटर इन योर हैंड एंड उसको एक जर्क दो जिससे कि जो मर्क्यूरी का लेवल है वो नीचे आ जाए. ठीक है, एंड रीडिंग जो है वो 35 डिग्री की सेल्सियस के नीचे जाए. उसके बाद स्टेप नंबर 3, पुट द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर अंडर द टंग ऑफ द पेशेंट फॉर अबाउट 1 मिनट. सो टंग के नीचे मर्क्यूरी जो थर्मोमीटर है, इस तरीके का थर्मोमीटर होता है. सो ये है थर्मोमीटर का बल्ब, राइट. सो इसे आपको रखना है पेशेंट के मुंह में डाल के 1 मिनट के लिए. देन टेक आउट द थर्मोमीटर फ्रॉम द पेशेंट्स माउथ एंड देन रीड. सो स्टेप नंबर 4, ओके ये देखो, चलो स्टेप नंबर 4, in order to read the temperature hold the thermometer horizontally in your hand and rotate it slowly. So temperature को अगर read करना है तो थर्मोमीटर को अच्छी तरह से पकड़ो इस तरह से horizontally and फिर temperature को read करो. सीधे पकड़ोगे तो ही mercury नीचे नहीं जाएगा. When we see a magnified image of the mercury thread in its tube, then a position will come. So आप देखोगे mercury का जो एक magnified image आएगा, red color का usually होता है. Now read the temperature on thermometer tube in level with the top of the mercury thread. So जो mercury thread है
यहाँ पर सपोज ये जो है यहाँ तक टेम्परेचर आया हुआ है, इस तरीके का यहाँ तक मर्क्यूरी थ्रेड है, तो टेम्परेचर यहाँ तक जो टेम्परेचर है जब सपोज 102, सो वो 102 डिग्री सेल्सियस कहा जाएगा। बहुत ही सिंपल चीज़ है यहाँ पर जो हम लोग यूजुअली घर पे करते हैं, वही चीज़ को हम लोग आज पढ़ रहे हैं, दैट्स इट। ओके, प्रिकॉशंस वाइल रीडिंग द थर्मोमीटर। सो थर्मोमीटर रीड करने से पहले कुछ प्रिकॉशंस है जो हमें लेने पड़ते हैं। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर शुड नॉट बी यूज फॉर एनी ऑब्जेक्ट अदर दैन द ह्यूमन बॉडी। सो क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है वो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए ह्यूमन बॉडी के अलावा। जैसे कि चाय के ग्लास में आप थर्मोमीटर डाल के बोल दो मम्मी फीवर है, ये सब चीज़ें नहीं कर सकते, राइट। देयर आर सम फॉलोइंग प्रिकॉशंस विच आर टू बी ऑब्जर्व बाइल रीडिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। वॉश द क्लिनिकल थर्मोमीटर बिफोर एंड आफ्टर यूजिंग प्रेफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। अच्छी तरह से वॉश करना है, ठीक है, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन यूज़ करके। बी एंश्योर दैट द मर्क्यूरी लेवल बिफोर यूजिंग द क्लिनिकल थर्मोमीटर शुड बी बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। ये ध्यान रखना है कि टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे होना चाहिए। द क्लिनिकल थर्मोमीटर शुड बी रेड बाय कीपिंग द लेवल ऑफ मर्क्यूरी अलॉन्ग विद द लाइन ऑफ साइट। सो लाइन ऑफ साइट मीन्स ऐसे सीधा रख के वी हैव टू रीड। इफ दिस इज द क्लिनिकल थर्मोमीटर वी हैव टू रीड इट लाइक दिस। ओके, इस तरह से नहीं, इस तरह से नहीं, लाइन ऑफ साइट मीन्स आंखों के एकदम स्ट्रेट। ओके, द क्लिनिकल थर्मोमीटर शुड बी केयरफुली हैंडल्ड बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं उसे, डेलिकेट होता है। While reading the clinical thermometer, it should never be held by the bulb. So जब भी हम clinical thermometer राइट करते हैं उसे कभी बल्ब उसका नहीं, मतलब जैसे कि इस पेन का निब है उसे क्या है, उसे अगर हम लोग कहें कि थर्मोमीटर का बल्ब है, सो इसको नहीं पकड़ना है, यहाँ से पकड़ना है एंड लाइन ऑफ साइट मीन स्ट्रेट से देख के यू हैव टू राइट। ऑल राइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ओके, लेबोरेटरी या फिर लैब थर्मोमीटर जो यूजुअली लैब्स में यूज़ करते हैं। A device which is used for measuring the temperature in a science laboratory is called a laboratory thermometer. बहुत सिंपल डेफिनेशन है, जो साइंस लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं थर्मोमीटर उस जिस डिवाइस को उसे कहते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर। दिस थर्मोमीटर इज मेड अप ऑफ अ लॉन्ग ग्लास ट्यूब हैविंग अ थिन बोर। सो ये जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है ये एक बहुत ही बड़ा सा ग्लास ट्यूब होता है एंड उसके अंदर एक थिन बोर होती है इस तरह से, ठीक है। द ग्रेजुएशन मार्क्ड ऑन द ट्यूब ऑफ अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर कैन मेजर द टेम्परेचर फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। सो -10 से 110 डिग्री सेल्सियस की मार्किंग होती है इस थर्मोमीटर में। दिस इज नोन एज द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर। सो ये फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आ सकता है या फिर फुल्ली आ सकता है कि डिफाइन लेबोरेटरी थर्मोमीटर 3 मार्क्स 4 मार्क्स में। सो दिस यू हैव टू नो, मीन्स ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी लिख लो चाहे तो या फिर बुक में मार्क कर लो, ठीक है। These are the special thermometers which automatically record the maximum and minimum temperature of the day. So ये जो है ये special thermometers होते हैं जो कि automatically maximum temperature दिन का and minimum temperature किसी भी दिन का record कर लेते हैं, ठीक है। Let's move forward. रीडिंग अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर। सो लेबोरेटरी थर्मोमीटर को हम लोग कैसे रीड करते हैं, होता क्या है वो तो हम लोगों ने समझ लिया। स्टेप 1, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक सम हॉट वाटर इन अ बीकर। सो क्लिनिकल थर्मोमीटर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, उसे साफ पानी से धो देना है, दैट्स इट। यहाँ पर एक बीकर में गर्म पानी लेना है, सपोज दिस इज अ बीकर, ओके, उसमें हॉट वाटर यू हैव टू टेक। Step 2, try to hold the laboratory thermometer from its glass tube and immerse the bulb of the thermometer in hot water taken in the beaker. इस थर्मोमीटर में जो उसका बल्ब है, सपोज दिस इज द बल्ब, राइट, सो ये बल्ब आपको इसके अंदर पुट करना है। नोटिस दैट द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर शुड नॉट टच द साइड्स और द बॉटम ऑफ द बीकर। ये ध्यान रखना है कि जो थर्मोमीटर का बल्ब है, ओके, ये बीकर के साइड्स को या फिर बीकर के बॉटम को टच ना करे, मीन्स वो सिर्फ वाटर में इमर्स्ड होना चाहिए, दैट्स इट। Step number 3, we will observe here the shining thread of mercury moving up in the thermometer tube. So जब आप इसमें डिप करोगे तो आप देखोगे मर्क्यूरी जो है उसमें वो ऊपर आते जा रहा है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, हॉट वाटर है। आफ्टर सम टाइम द मर्क्यूरी विल स्टॉप राइजिंग एंड स्टैंड एट वन प्लेस। कुछ टाइम के बाद वो मर्क्यूरी जो है वो और नहीं फ्लक्चुएट होगा, वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा वहीं पे। Now read the temperature on the thermometer tube which corresponds to top of the mercury thread. This will give us the temperature of hot water taken in the beaker. So इस तरह से जो है टेम्परेचर आप मेजर कर सकते हो। हॉट वाटर है बीकर में, सो हॉट वाटर का टेम्परेचर आप मेजर कर सकते हो इस तरह से, या फिर जो भी चीज़ की टेम्परेचर आपको मेजर करनी है इस तरह से आपको बस एक जो बल्ब है उसे पुट करना है। ध्यान रखना है कि वो बीकर में एकदम नीचे बॉटम टच ना करे या साइड्स टच ना करे, यू जस्ट हैव टू पुट इट एंड जब तक मर्क्यूरी फ्लक्चुएट करना बंद नहीं हो तब तक यू हैव टू कीप इट इनसाइड। जब मर्क्यूरी फ्लक्चुएट करना बंद कर दे, एक फिक्स टेम्परेचर आ जाए, यू हैव टू जस्ट चेक द टेम्परेचर, एज सिंपल एज दैट।
ऑल राइट. Precautions in using a laboratory thermometer. So while measuring temperature, the laboratory thermometer should be held vertically. अब laboratory thermometer में measure करने के लिए temperature इसे vertically रखना है. Okay. The thermometer bulb should be surrounded from all sides by the substance whose temperature is to be measured. ये एक और चीज़ ध्यान में रखनी है. अगर पानी को measure करना है तो जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है वो हर तरफ से पानी से ही सराउंडेड होना चाहिए, नीचे यहाँ यहाँ हर तरफ से. कहीं पे भी ऐसा नहीं हो कि वो टच कर रहा है जिस कंटेनर में है. नो, इट शुड बी सराउंडेड बाय द सब्सटेंस फॉर विच द टेम्परेचर नीड्स टू बी टेकन. The thermometer reading should be taken while its bulb is still in touch with the substance whose temperature is being measured and by keeping the mercury level along the line of sight. Again, temperature reading इसका भी सेम ही है. बल्ब जो है उसका टेम्परेचर along the line of sight लेके ही आपको चेक करना है, as in for clinical thermometer. The thermometer should not be held by the bulb. थर्मोमीटर को आपको जो है बल्ब से नहीं पकड़ना है, चाहे वो लेबोरेटरी थर्मोमीटर हो चाहे वो क्लिनिकल थर्मोमीटर हो. The thermometer should be carefully handled. थर्मोमीटर को केयरफुली हैंडल करना जिससे कि ब्रेक ना हो. We should note down the temperature reading by keeping the thermometer bulb immersed in hot water because हमें टेम्परेचर जो है उसको नोट डाउन करना है जब वो बल्ब हॉट वाटर में इमर्स है तभी. Because if the thermometer bulb is taken out of the hot water, then its mercury thread will start falling and this will give a wrong reading for the temperature of hot water. So अगर hot water का ही temperature आप measure कर रहे हो, so ये जो bulb है इसे आपको नहीं निकालना है. First of all you have to, अगर कोई इस तरीके का बीकर है, ठीक है, जिसमें गर्म पानी है, so वो जो आप मर्क्यूरी जो आप थर्मोमीटर डालोगे वहीं पे आपको टेम्परेचर मेजर कर लेनी है. बिकॉज इफ़ यू टेक इट आउट द मर्क्यूरी लेवल विल फॉल डाउन. ओके, मर्क्यूरी जो है वो नीचे आने लगेगा. आई होप इट इज़ क्लियर. मूविंग फॉरवर्ड, डिजिटल थर्मोमीटर. सो देर आर मोस्ट ऑफ द कॉमन थर्मोमीटर्स लाइक मर्क्यूरी थर्मोमीटर्स विच यूज अ लिक्विड मेटल कॉल्ड मर्क्यूरी फॉर देयर वर्किंग. बहुत ज़्यादा कॉमन थर्मोमीटर्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि मर्क्यूरी थर्मोमीटर. ओके, डिजिटल थर्मोमीटर जो कि लिक्विड मेटल जो से कहते हैं मर्क्यूरी वो यूज़ करते हैं. मर्क्यूरी इज़ अ टॉक्सिक सब्सटेंस, अ पॉइजनस सब्सटेंस. ओके, सो थर्मोमीटर के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी. एंड दस इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ सेफली इफ थर्मोमीटर ब्रेक्स. सो मर्क्यूरी जो है वो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है इंसानों के लिए भी, एनवायरनमेंट के लिए भी. तो अगर आपको उसको फेंकना है तो बहुत मतलब अगर टूट जाए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है. सो देर इज अ लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज ऑफ मर्क्यूरी इन थर्मोमीटर्स. ऑल्सो ड्यूरिंग दीज डेज डिजिटल थर्मोमीटर्स आर अवेलेबल विच डू नॉट यूज मर्क्यूरी. सो इसीलिए डिजिटल थर्मोमीटर यूज़ करते हैं क्योंकि उसमें मर्क्यूरी यूज़ नहीं किया जाता है. डिजिटल थर्मोमीटर आपने देखा ही होगा, उसमें भी एक ऐसे बल्ब तरीके का होता है एंड उसमें एक इस तरीके की कवरिंग होती है एंड यहाँ पर एक टेम्परेचर जो है सपोज 101 डिग्री सेल्सियस इस तरह से आ जाता है. सो बिकॉज ऑफ दिस ओनली मर्क्यूरी जो है, क्योंकि वो हजार्डस है, अच्छा नहीं है, सेफ नहीं है, टॉक्सिक है, इस वजह से मर्क्यूरी जो है नहीं यूज़ करने के लिए डिजिटल थर्मोमीटर यूज़ करते हैं. चलो, transfer of heat flows from a hot object to a cold object or heat flows from an object at the higher temperature to another object which is at lower temperature. heat जो है वो एक hot object से cold object में flow करती है या फिर heat flows करती है कोई भी object जिसका higher temperature है to the object जिसका low temperature है. right now this flow of heat is known as the transfer of heat. इसी flow of heat को कहते हैं heat का transfer होना. जैसे कि अगर आप चाय का कप लो, उसमें गर्म चाय है, अब आप एक बिस्किट डिप करोगे, फिर बिस्किट निकालोगे तो देखोगे आप बिस्किट थोड़ा सा गर्म लग रहा है क्योंकि हीट ट्रांसफर हो रहा है. इफ़ यू डिप अ स्टील स्पून इनटू अ कप ऑफ हॉट टी वी विल फाइंड दैट द टेम्परेचर ऑफ स्पून राइजेस एंड इट बिकम्स हॉट. अगर आप चाय के कप में एक ठंडा चम्मच डालोगे फिर जब चम्मच निकालोगे वो गर्म होता है छूने में. क्यों? क्योंकि हॉट टी से कोल्ड जो चम्मच है ठंडी उसमें हीट ट्रांसफ़र हो रहा है. In this case, some of the heat contained in hot tea has been transferred to spoon which is placed inside it. क्योंकि कुछ heat जो है वो transfer हो गई है spoon में. When the two objects attain the same temperature, then the flow of heat stops. जब कोई दो objects में temperature same हो जाए तो heat का जो flow है वो रुक जाता है अगर दोनों में same temperature हो. This means that no heat will be transferred from one object to another if the temperature of the two objects is the same. अगर दो ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर सेम है तो फिर ट्रांसफ़र ऑफ हीट नहीं होगा. राइट, इट्स वेरी ऑब्वियस. अगर एक ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर है 90, दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका भी टेम्परेचर 90 है, सो वो बैलेंस बन चुका है, ट्रांसफ़र होने के लिए कुछ भी नहीं है.
There are three ways through which heat can be transferred from a hot object to a cold object. Let's see what are those three ways. First one, conduction. The mode of transfer of heat from hotter part of a material to its colder part, or from a hot material to a cold material in contact with it without the movement of material as a whole, is known as conduction. कंडक्शन का मतलब हीट का ट्रांसफ़र होना एक किसी भी मटेरियल के हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट में, या फिर हॉट मटेरियल से कोल्ड मटेरियल में जिससे कांटेक्ट में है, विदाउट द मूवमेंट ऑफ द मटेरियल एज अ होल, मीन्स वो मटेरियल मूव नहीं करेगा, देन दैट इज नोन एज कंडक्शन. इन ऑल द सॉलिड्स हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन. सो जितने भी सॉलिड्स हैं, सॉलिड्स के नॉट मूव, सो हीट ट्रांसफर अगर हो रही है तो वो कंडक्शन के थ्रू हो रही है. कंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑफ हीट. सो कंडक्टर क्या होता है? मटीरियल्स विच अलाउ हीट टू बी कंडक्टेड थ्रू देम ईजिली आर कॉल्ड कंडक्टर्स ऑफ हीट. वो मटीरियल्स जो कि अलाउ करते हैं हीट उनमें से आसानी से पास हो जाए, उन मटीरियल्स को कहते हैं कंडक्टर्स ऑफ हीट, सच एज आयरन, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा. हम लोग देखते हैं आयरन जो है बहुत जल्दी गर्म हो जाता है. क्यों? क्योंकि उसमें हीट जो है वो बहुत ही ईजिली कंडक्ट हो सकती है. सेम गोज फॉर अदर कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम एंड ऑल. इंसुलेटर कैसे कहते हैं? बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट आर दोज मटीरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू बी कंडक्टेड थ्रू देम ईजिली. बैड कंडक्टर्स हीट के वो होते हैं या वो मटीरियल्स होते हैं जिससे कि हीट ईजिली नहीं पास हो. These materials are also known as insulators of heat. Wood, plastic, glass are insulators of heat. So इन जिन मटेरियल में से हीट इजीली पास नहीं हो उन्हें कहते हैं इंसुलेटर्स. जैसे कि वुड हो गया, जैसे कि प्लास्टिक में से हीट इजीली नहीं पास होगा, सो वो सब क्या है? इंसुलेटर, बिकॉज हीट कैन नॉट पास टू देम. ओके, आई होप इट इज क्लियर. सो यूजेस ऑफ गुड एंड बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट. आई होप अभी तक आपको जितना भी मैंने बताया है आपको समझ में आया है. अगर आपको कहीं पे भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछो, एंड इंस्टाग्राम पे भी मुझसे पूछ सकते हो @me_jayashree_mundra. वैसे तो बहुत ही ईजी है ये चैप्टर, आई नो आपको सब समझ में आ गया होगा, लेकिन कोई भी डाउट्स हो तो उसे मन में मत रखना, कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ लेना. सो गुड एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट के क्या यूजेस हैं? ड्यूरिंग द विंटर सीजन वी जनरली वियर वुलन क्लोथ्स, राइट? हम लोग वुलन क्लोथ्स पहनते हैं गर्मियों के ठंड के मौसम में. इफ़ वी कंपेयर देम विद कॉटन क्लोथ्स, अगर हम उसे कंपेयर करें कॉटन के कपड़ों से, देन वी विल फाइंड दैट द वुल फाइबर्स हैव मच मोर स्पेस बिटवीन देम. वुल फाइबर्स के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होती है जहाँ पर हीट ट्रैप हो जाता है. ओके, इसीलिए वी फील हॉट. दीज गेट फिल्ड विद द एयर विच इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट. सो वहाँ पर ओके, नॉट हीट, एयर जो है वो ट्रैप हो जाता है, एंड एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, सो इट गेट्स स्टॉप्ड ओवर हियर. हीट जो है हमारी बॉडी से नहीं जाती है बाहर. सो बीइंग एन इंसुलेटर बोथ वुल एंड एयर टुगेदर प्रिवेंट्स द हीट फ्रॉम आवर बॉडी फ्रॉम एस्केपिंग आउट. सो वुल जो है उसमें से हीट नहीं पास होगा, एयर में से भी हीट नहीं पास होता है, राइट? इस वजह से वुलन क्लोथ्स जो है वो ठंड में पहनते हैं, बिकॉज हमारी बॉडी में जो हीट है वो बाहर नहीं जाती है, एस्केप नहीं होती है. द टू थिनर ब्लैंकेट्स, one on top of the other during the winter season, are very much effective because the air layer trapped between the thinner blankets creates insulation and provides the protection from cold. So दो जो पतले पतले blankets है जो winter season में एक के ऊपर एक जो होती है वो winter season में बहुत ज़्यादा effective होती है, क्योंकि air जो है वो उन दोनों के layer के बीच में trap हो जाता है. इस तरीके की एक blanket, इस तरीके की एक blanket, इसके बीच में जो है ना air, it gets trapped, एंड इसी की वजह से कोल्ड जो है वो ठंड जो है वो ब्लैंकेट के अंदर नहीं आ पाती है. समटाइम्स देयर आर टू थिंग्स, कभी कभी दो चीज़ें होती है विच आर एट द सेम टेम्परेचर, जो सेम ही टेम्परेचर पे हो. इट सीम्स लाइक देयर आर डिफरेंट टेम्परेचर्स, वन बीइंग कोल्ड एंड द अदर बीइंग वार्म. कभी कभी दो चीज़ें होती है जिसका टेम्परेचर सेम होता है, एंड ऐसा लगता है कि वो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे, जैसे कि एक ठंडा है और एक वार्म है. अगर हम लोग ठंड की बात करें, सो ठंड में अगर आप कोई बर्तन रखो एंड आप खुद का टेम्परेचर देखो, सो टेम्परेचर दोनों अलग है, राइट? सो दो चीज़ें हैं सेम टेम्परेचर पे, लेकिन टेम्परेचर उनका अलग है इन रियलिटी, राइट? सो दिस हैपेंस बिकॉज सम थिंग्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट व्हाइल अदर्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. अगेन हीट टेम्परेचर हो सकता है, जैसे कि शिमला में, ठीक है, मैगी का टेम्परेचर एंड आपका टेम्परेचर दोनों अलग होगा, राइट? क्योंकि कुछ चीज़ें पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट होती है, राइट? सो बिकॉज ऑफ दिस ओनली कुछ चीज़ें जो है वो ठंडी होती है, कुछ चीज़ें जो है वो गर्म होती है, एज सिंपल एज दैट.
सो फर्स्ट मेथड कंडक्शन, आई होप इट इज क्लियर. कंडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू स्टडी इट सीरियसली. ओके, स्किप नहीं करना है. नाउ लेट्स लर्न अबाउट convection. The mode of transfer of heat from the hotter part of a fluid to its colder parts by the movement of the liquid or gas itself is known as convection. So convection क्या होता है? Mode of transfer of heat hot fluid के hotter part से colder parts में, ठीक है, उसे ही कहते हैं कन्वेक्शन. नाउ यहाँ पे मूवमेंट हो रही है, लिक्विड है सो मूवमेंट होगी. सो अगर मूवमेंट के थ्रू हीट ट्रांसफर हो रही है देन दैट इज नोन एज कन्वेक्शन. The transfer of heat by convection can takes place only in liquids and gases. So heat का जो ट्रांसफर है कन्वेक्शन के द्वारा होता है सिर्फ लिक्विड्स में या फिर गैसेस में जहाँ पर मूवमेंट्स हो. सॉलिड्स कैन नॉट मूव बट लिक्विड्स एंड गैसेस कैन मूव, राइट? सॉलिड्स कैन नॉट मूव, लिक्विड्स and gases can move, right? It is due to the reason that the particles in liquids and gases can move about freely. क्यों होता है? क्योंकि particles जो है liquids and gases में वो आराम से move कर सकते हैं. The mode of transfer of heat from the hotter part of a liquid, ये I think यही है या सो बस आपको कन्वेक्शन के लिए इतना ही पढ़ना है. एक ही पैराग्राफ 2 बार दी हुई है. कन्वेक्शन ईजी ही है, अगर सॉलिड है तो कंडक्शन, लिक्विड और गैस है तो कन्वेक्शन, बट है दोनों का सेम ही कॉन्सेप्ट, मूवमेंट ऑफ हीट, राइट? कन्वेक्शन इन वाटर. वाटर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. पानी जो है वो हीट का अच्छा कंडक्टर नहीं है. सो ड्यू टू दिस रीजन इट कैन नॉट ट्रांसफर हीट बाय कंडक्शन. क्योंकि पानी जो है वो हीट का अच्छा कंडक्टर नहीं है, इसी वजह से हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती. बट इट ट्रांसफर्स हीट बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन. सो पानी जो है उसमें कंडक्शन के द्वारा हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती, बट कन्वेक्शन के द्वारा हीट ट्रांसफर जो है ईजिली हो सकता है, राइट? So this is about convection in water. That's it. Convection in air. Air is a very poor conductor of heat. ये हम लोगों ने अभी अभी देखा woolen clothes में air gets trapped and क्योंकि air is a poor conductor of heat so it does not allows the body's heat to escape out. So air जो है वो बहुत ही poor conductor है heat का. Air transfers the heat from its hotter parts to the colder parts by the process of convection. So air जो है वो transfer करता है heat को hot part से colder parts में कन्वेक्शन की प्रोसेस के थ्रू. दैट्स इट. ओके, सी एंड लैंड ब्रीजेस, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये चैप्टर देखो बहुत ही इजी चैप्टर है बट ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है. ओके, सो स्टडी इट सीरियसली. The blowing of sea breeze and land breeze in coastal areas is generally occur due to the convection of the heat in air. So sea breeze यानी कि समुंदर के पास जो हवा चलती है, या लैंड ब्रीज मतलब समुद्र के पास जो लैंड है उसमें जो ब्रीज होती है कोस्टल एरियाज में, वो जनरली क्या होता है? कन्वेक्शन ऑफ हीट इन एयर. हवा जो है, हवा में हीट का कन्वेक्शन होता है, मींस ट्रांसफर होती है एनर्जीज. In coastal areas during the daytime, the breeze generally flows from the sea towards the land and during the night time blows from the land towards the sea. So coastal areas में generally दिन के वक्त जो breeze है, जो हवा है, वो समुंदर से लैंड की तरफ जाती है एंड रात को लैंड से समुंदर की तरफ, ठीक है? सी एंड लैंड ब्रीजेज आर एक्चुअली कन्वेक्शन ऑफ हीट. सो ये जो है ये कन्वेक्शन ऑफ हीट ही हो रहा है, यहाँ पर जो है हीट ट्रांसफर हो रहा है थ्रू कन्वेक्शन ड्यूरिंग द डे. अब ये चीज़ें, ये दोनों जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो ये आपको अच्छे से समझना है. ड्यूरिंग द डे द लैंड हीट्स अप मोर दैन वाटर. दिन के टाइम पे जो ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, पानी से कहीं ज़्यादा. ड्यू टू दिस द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड लाइटर एंड राइजर. सो इस वजह से हवा जो है, लैंड के ऊपर जो हवा है वो बहुत गर्म हो जाता है एंड बहुत ही ज़्यादा लाइट, एंड फिर वो लाइट होने की वजह से ऊपर उड़ने लगता है. जैसे कि बलून आप छोड़ दोगे तो वो उड़ने लगता है एयर में, वैसे ही ये जो है हवा दिन के वक्त गर्मी होने की वजह से दिन में ज़मीन बहुत जल्दी गर्म होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर. वाटर ठंडा ही होता है. तो दिन में क्योंकि ज़मीन पे गर्मी ज़्यादा है, इस वजह से जो हवा है वहाँ आपकी वो गर्म होती है, हल्की होती है एंड उड़ने लगती है. सो द एयर फ्रॉम द सी विच इज़ कूलर एंड हैवियर रशेस टू टेक द प्लेस क्रिएटेड बाय हॉट राइजिंग एयर. सो हवा जो समुंदर में जो ठंडी हवा है वो हवा उड़ के लैंड में जो स्पेस बन रहा है, क्योंकि गर्म हवा तो ऊपर चली जा रही है, सो ज़मीन जो खाली है जिसमें हवा नहीं है, वो समुंदर की जो ठंडी हवा है वो लैंड पे आ जाती है. ओके, देयरफॉर अ सी ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग द डे. सो ये तो क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में भी कि सी ब्रीज जो है वाइड ब्लोज ड्यूरिंग द डे. सी ब्रीज में जो है मतलब गर्मी क्यों होती है, ठीक है? सो ड्यूरिंग द नाइट, अभी नाइट में क्या होता है?
द लैंड लूजेस हीट फास्टर देन वाटर एंड बिकम्स कूलर. सो रात को हीट जो है वो लैंड जल्दी लूज करता है, ओके, एज कम्पेयर टू वाटर. सो लैंड जो है रात को ठंडा रहता है. एंड द एयर ओवर द सी इज़ नाउ वार्मर ड्यू टू विच इट राइजेज अप. एंड समुंदर में जो हवा होती है वो गर्म होती है, जिसकी वजह से वो ऊपर उठने लगता है. एंड द कूलर एयर ओवर द लैंड रशेज टू टेक इट्स प्लेस. और जो लैंड के ऊपर जो ठंडी हवा है वो उसका प्लेस ले लेती है. सो एक ही चीज़ हो रहा है, बस प्लेस चेंज हो जा रहा है बाई विद द चेंज ऑफ डे एंड नाइट. Therefore, we observe a land breeze at night. So that is why we observe there is a land breeze. रात को we feel cold, right? Moving forward, radiation. Conduction, convection हम लोगों ने पढ़ लिया. अब हम लोग पढ़ेंगे third method, that is radiation. The mode of transfer of heat through which heat energy from a hot body transfers to a cold body by means of heat rays without any material medium between them is known as radiation. So heat जिस तरह से transfer होता है, the mode of transfer of heat through which heat energy गर्म body से ठंडे body में transfer हो जाती है by hot rays. गर्म रेज की वजह से कोई भी मटेरियल मीडियम नहीं होता है उनके मिडिल में, सिर्फ एक रे होती है जिससे कि हीट एनर्जी हॉट से कोल्ड बॉडी में जा रही है. जैसे कि सन्स हीट रीचेज द अर्थ बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन. सन में जो गर्मी है, तो सन रेज जो हम कहते हैं, किरणें, रेस, वो ज़मीन पे आती है धरती के. सो वो रेडिएशन है. जो सन रेज आ रही है धरती पे, धरती को गर्म कर दे रही है, राइट. कोई मीडियम है क्या? रेस किसी चीज़ पे होके आती है? नहीं, इट कम्स डायरेक्टली. सन रेज जो है वो डायरेक्टली धरती पे आती है, राइट. सो दैट इज नोन एज रेडिएशन. द सन इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ. सन जो है वो अर्थ से बहुत दूर है. एंड देयर इज़ मेनली एन एम्प्टी स्पेस वैक्यूम बिटवीन द सन एंड द अर्थ इवन. और सन और अर्थ के बीच में देयर इज़ एन एम्प्टी स्पेस, ओके. सन जो है वो धरती से तो बहुत दूर है, दिस यू ऑल नो, राइट. एंड खाली स्पेस ही है बिटवीन द सन एंड द अर्थ. खाली स्पेस है, कुछ भी नहीं है. Then the heat from the sun reaches the earth. So sun से जो heat है वो earth पे आती है. This is due to the fact that the sun is being extremely hot, emits invisible heat radiation or infrared rays in all direction. So sun क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म होने की वजह से heat radiation emit करता है या infrared हर एक डायरेक्शन में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म है. हम लोग ऐसा ड्राइंग्स भी देखे हुए हैं, इस तरीके से कुछ बनाते हैं ना, सन की ड्राइंग इस तरीके से बनाते हैं. सो ये सब जो है ये क्या है? ये है रेस, infrared rays. These radiations travel through the vacuum between the sun and the earth at a very high speed and ultimately reaches us on the earth. So ये जो radiation है ये vacuum के थ्रू travel करती है sun and earth के बीच में बहुत ही ज़्यादा high speed में, and ultimately earth पे पहुँचती है. Therefore, we can say that the transfer of heat from a hot object to a cold object by the process of radiation does not require any medium. So ये बहुत ज़्यादा रेज होती है, बहुत ज़्यादा हॉट होती है, सो एनर्जी भी हाई रहता है, सो वो बहुत जल्दी धरती पे पहुँच जाती है, राइट. इसीलिए वी से कि जो हीट ट्रांसफर है हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट में रेडिएशन के थ्रू कोई मीडियम नहीं चाहिए, बिकॉज जो रेज है वो ऑटोमेटिकली स्पीड जो है उसकी बहुत हाई होती है, सो इट विल ऑटोमेटिकली कम, ओके. ऑल राइट. सो इसी के साथ हम लोग लास्ट सब टॉपिक इस चैप्टर का कंप्लीट करने वाले हैं अभी, दैट इज क्लोथ्स. मोस्ट प्रोबेबली क्लोथ्स इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है. उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगी वो. सो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना. यहाँ तक वीडियो देखी है, इतने पेशेंट हो एंड समझ में आ ही रही है जब चीज़ें, ओके. During hot summer days, people prefer to wear white clothes or light colored clothes because light colored clothes absorb less heat from the sun and hence. So गर्मियों के दिनों में हम लोग लाइट कलर के क्लोथ्स पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, या फिर वाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि जो लाइट कलर के क्लोथ्स है वो बहुत ही कम हीट अब्जॉर्ब करते हैं, राइट. एंड इसी वजह से हमें ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है. Hence keep us cool and comfortable in hot weather, while in the cold winter days people prefer to wear dark clothes. Dark clothes हम लोग गर्मी में नहीं पहनते हैं क्योंकि बहुत गर्मी लगने लगती है फिर. So ठंड के दिनों में हम लोग डार्क क्लोथ्स पहनते हैं because the dark colored clothes absorb more heat rays from the sun and keep us warm in winter season. So क्योंकि dark colored के जो clothes हैं वो गर्मी बहुत ज़्यादा absorb करता है and हमें गर्म रखता है ठंड के मौसम में. Okay, thus we can say that dark colored objects absorb heat better and also emit heat better than light colored objects. So dark colored के जो clothes हैं, okay just a moment, dark colored के जो objects है वो heat better absorb करता है and heat emit भी better करता है light colored के objects के comparison में. Now let us try to study this concept on the basis of the given, okay, ये activity वगैरह तो आप book में ही देख लेना, no need of that.
सो वी कैन से दैट डार्क कलर्ड ऑब्जेक्ट्स अब्सॉर्ब हीट बेटर एंड ऑल्सो मीट दिस नो, लेट दिस बी, इसे ज़रूरत नहीं है। बुक में आप एक बार पढ़ सकते हो, एक्टिविटी के थ्रू भी समझ सकते हो, इट विल बी इंटरेस्टिंग फॉर यू। कमेंट करके ज़रूर बताना एक्टिविटी जो अगर अपने बुक में पढ़ी हो तो वो क्या है, आपको किस तरह से समझ में आया। इट विल नॉट टेक मच टाइम, आप ही का कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। कर लो एक बार कॉमेंट, ठीक है। कम्युनिकेशन भी करनी चाहिए। सो क्लोथ्स जो है वो बहुत ही ईजिली यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि कॉटन के कपड़े गर्मी में क्यों पहनते हैं, एंड लाइट कलर के कपड़े गर्मी में क्यों पहनते हैं, डार्क कलर के कपड़े ठंड में क्यों पहनते हैं। सिंपल, डार्कर कलर के जो कपड़े हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म अब्जॉर्ब करते हैं, लाइट कलर के जो कपड़े हैं वो गर्मी नहीं अब्जॉर्ब करते हैं। ऑल राइट, तो इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है, हीट। एंड काफ़ी जल्दी ही कंप्लीट किया है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं रहा है। अब आपको बस एक ही चीज़ें करनी है, चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ लेना है, दोबारा एक बार रिवाइज करना है, उसके बाद लर्न भी करना है, फिर रिवाइज करना है। एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखो, आई बिलीव क्लास 7 में तो आपके चैप्टर से भी क्वेश्चंस आते हैं एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आते हैं। सो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस वाली वीडियो तो आने ही वाली है नेक्स्ट, तब तक आप पहले ये पूरा लर्न कर लो चैप्टर। ओके, समझ में आएगा, ये चीज़ें आपको याद रखनी है, सो वो कर लो। कहीं पे भी कोई डाउट हो तो मुझसे पूछो। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, उनको भी हेल्प हो जाएगी, राइट। सो डू दैट एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।